Hello everyone, good morning. Welcome to Particle Institute. My name is Alam, ALAM आलम. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन. और इस चैप्टर में हम मोशन की कॉज की स्टडी करते हैं और फोर्स को ही मोशन का कॉज माना जाता है. आज हम इस वीडियो लेक्चर में दो टॉपिक कवर करेंगे. पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स और दूसरा जो टॉपिक हम लेंगे वो है टाइप्स ऑफ फोर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रात के 3 बज रहे हैं और हम आपके लिए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं पटना बिहार से. तो चलिए ये सब बातें होती रहेगी, है ना. हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना. सबसे पहले आप अपना नोटबुक निकाल लो और चैप्टर का खूबसूरत सा नाम डालो. ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, है ना. चैप्टर का नाम डालिए लॉज ऑफ मोशन. आज जो हमें लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहली चीजें हमें कवर करना है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स. और सेकेंड टॉपिक जो हमें देखना है वो देखना है टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स. आज इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स के अंदर हम फोर्स का डेफिनेशन देखेंगे कि फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, और उसके बाद लास्ट में हम फोर्स का इफेक्ट भी देखेंगे. और आखिर में, इंट्रोडक्शन के आखिर में जब आखिरी हो जाएगा टॉपिक तो उसमें एक एडवांस सा फोर्स का डेफिनेशन भी देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, समझना. तो सबसे पहली चीज जो फोर्स है वो क्या होता है ये समझिए. फोर्स पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. A push or pull of an object is called force. किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देना, पुश करना या पुल करना ही फोर्स है. ठीक है, उसी को हम फोर्स कहते हैं. मान लीजिए एक बॉक्स पड़ा हुआ है. ठीक है, जब हम उस बॉक्स को पुश करते हैं, आप देखे होंगे कि जब भी कोई चीज को आप पुश करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी से दूर जाएगा, है ना. जब भी हम पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी से दूर जाता है. लेकिन वहीं अगर आप पुल करते हो, जब आप पुल करते हो ऑब्जेक्ट को, है ना, मान लीजिए रस्सी लगा दिया और आप पुल करते जा रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि बॉक्स जो है वो आपके करीब आ रहा है. तो यही चीजें सबसे पहले नोट डाउन करोगे कि पुश में क्या हमें देखने को मिलता है. जब हम कोई ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे होते हैं तो इसके अंदर में हमें यह देखने को मिलता है कि ऑब्जेक्ट जो है बॉडी से दूर जा रहा है ना. ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द बॉडी. ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसा देखने को मिलता है कि ऑब्जेक्ट जो है बॉडी से दूर जा रहे हैं. ठीक है, जब वहीं हम पुल कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है बॉडी के करीब आता है ना. ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स दी बॉडी की तरफ आता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, बॉडी की तरफ आते हैं. पुश और पुल ही क्या है, फोर्स है. ये चीजें आपको, ये एक बेसिक सा डेफिनेशन था. ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पता ही होंगे, है ना. अच्छा, जब भी हम कहीं जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए, जो दरवाजा होता है, उसका जो गेट होते हैं, वहां पे पुल और पुश लिखा होता है. क्या लिखा होता है, पुल करो या पुश करो गेट के ऊपर. जब हम एंटर करते हैं शॉप में तो गेट मिलता है हमें एक, है ना, गेट मिलते हैं और गेट पे पुश और पुल लिखा होता है. जब हम पुश या पुल करते हैं तो गेट क्या होता है, खुल जाता है ना. तो वो जो हम पुश कर रहे हैं, जब हम पुश करते हैं तो गेट अंदर की तरफ खुलता है. यानी कि आप गेट को देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि गेट हमसे दूर जा रहा है. जैसे आप पुल करते हो, गेट आपके करीब आते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं. चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना. वीडियो पॉज करके इतना सा पहले नोट डाउन कर लो, है ना, फिर आगे देखते हैं. तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके हम इरेज करने जा रहे हैं. अभी हमें फोर्स का इफेक्ट देखना है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स से क्या क्या हो सकते हैं, है ना. फोर्स से क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, फोर्स से क्या क्या हो सकते हैं, ये चीजें देखने जा रहे हैं. तो हेडिंग लगाइए, इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट ऑफ फोर्स. सबसे पहली चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स उसे मोशन में ला सकता है. ठीक है, फोर्स क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है. तो ये पॉइंट लिखिए, फोर्स
फोर्स कैन ब्रिंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन ब्रिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन, मोशन, फोर्स कैन ब्रिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, फोर्स और क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाया जा सकता है। मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स क्या कर सकते हैं, उसे रेस्ट में ला सकते हैं। तो ये लिख लीजिए, फोर्स कैन स्टॉप, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। चलते हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे बहुत शानदार सा एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, मान लीजिए कि आपका दोस्त फुटबॉल को किक करता है और वो फुटबॉल आपकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। आप क्या करते हो, अपना पैर है ना, अपना लेग उसमें लगाते हो, पैर लगाते हो, फुटबॉल रुक जाता है। ठीक है, तो यानी चलती हुई फुटबॉल को आपने अपने पैर से फोर्स लगा के रोक दिया है ना, फोर्स लगा के रोक दिया। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई बॉल है ना, कोई बॉल है, उसे हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, है ना, ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। तो आप ये देखोगे कि बॉल ये ऊपर जाएगा, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है इसका, है ना, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मान लेते हैं यू। ये बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैक्सिमम हाइट पे जाके, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे ये बंदा, कहां पे, मैक्सिमम हाइट पे जब ये बंदा होगा, मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंच जाएंगे, उस टाइम है ना, इस बॉल की, है ना, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा उस टाइम बॉल की फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। और वो कौन कर रहा है, तो आपको पता है कि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएंगे, है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है यू, वो धीरे 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 जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी डिक्रीज करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जीरो हो जाएगा। और आपको बताया था कि वो जीरो फाइनल वेलोसिटी कहां होता है, तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएंगे। तो हम यहां देख सकते हैं कि अर्थ की फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। अर्थ का फोर्स किधर लगा रहा है, इस बॉल के ऊपर, अर्थ इसके ऊपर फोर्स जो लगा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, है ना, फोर्स ड्यू टू अर्थ, फोर्स ड्यू टू अर्थ, फोर्स ड्यू टू अर्थ, अर्थ की वजह से फोर्स लग रहा है इस बॉल पे। ये बॉल देखो, इस फोर्स ने, अर्थ के फोर्स ने बॉल को किस में ला दिया, रेस्ट में ला दिया, रेस्ट में ला दिया, चलते हुए बॉल को रेस्ट में ला दिया, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, चलता हुआ बॉल किस में आ गया, वेलोसिटी जीरो, है ना, मैक्सिमम हाइट पे, यानी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनली जीरो हो गया। जीरो होने का मतलब है कि बॉल किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। किसने लाया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी फोर्स ड्यू टू अर्थ, अर्थ ने लाया। ठीक है, चलो थर्ड हम ये भी बोल सकते हैं, फोर्स और क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ये लिख लीजिए, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज द, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल अगर देखें, चलते हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कैसे चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि एक बॉलर है ना, वो बॉल करवा रहे हैं और बैट्समैन जो है उसके सामने बैट्समैन होता है, तो बॉल का डायरेक्शन क्या होता है, ये इधर से बॉल को फेंकते हैं, बैट से हिट किया जाता है बॉल को, है ना, और उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है। तो यानी बैट जो है बॉल के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो फोर्स है ना, वो मूविंग ऑब्जेक्ट का, चलते हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। वेरी गुड। चौथा हम ये भी कह सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या चेंज कर सकता है, शेप और साइज। मान लीजिए हमारे पास एक रबर बैंड है, मान लीजिए हमारे पास एक रबर बैंड है, उसे जब आप खींचते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास, स्प्रिंग है, और जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तब भी उसका लेंथ जो है बढ़ जाता है ना, और कंप्रेस करते हो तो घट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो ये लिख लीजिए, है ना, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज फोर्स चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड, ये चीजें लिख लीजिए, है ना, ये चीजें लिख लीजिए। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। ठीक है, और ये भी पॉइंट लिख लीजिए, एक और पॉइंट, फोर्स तो बहुत सारी चीजें कर सकता है, कॉमन चीजें लिख रहे हैं। फोर्स, फोर्स कैन इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज
द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को बढ़ा या घटा सकता है। द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इतना पहले नोट डाउन करिए, है ना। ये चीजों से आपको फोर्स का फील आ गया होगा कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स क्या करता है, नहीं करता है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, है ना, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, है ना, एक बार फिर से, है ना, देख के कर लीजिए। चलो, तो मैं इरेज कर रहा हूं इसे। अब जो हम देखने जा रहे हैं एक एडवांस सा डेफिनेशन, है ना, मतलब जो हमने बताया था कि लास्ट में हम एक अच्छा फोर्स का डेफिनेशन देखेंगे, है ना। बेसिक डेफिनेशन को कब तक लेके चलेंगे, है ना, एक अच्छा सा डेफिनेशन फोर्स का देखते हैं, और वो डेफिनेशन हम इसी फंक्शन से, ये जो फोर्स का देखा था कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स, है ना, उसी से हम एक डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो लिखो फोर्स। द फोर्स is that physical, is that the force is that physical cause, physical cause, और इसी को नेचुरल कॉज भी कहा जाता है, और नेचुरल कॉज, force is that physical cause or natural cause which changes or tends to change either the size or shape or the state of rest or the state of rest or of the motion or of the motion। ये बिल्कुल वही जो हमने देखा था, है ना। एक बार आप वीडियो पॉज करके, है ना, ये सारी चीजें लिख लिया करिए, है ना। तो ये चीजें अगर ये डेफिनेशन देखो तो ये डेफिनेशन बिल्कुल उसी जो हमने इफेक्ट अभी देखा था फोर्स का, उसी के ऊपर बेस्ड है। क्या कह रहा है, द फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज, यानी फोर्स दुनिया का वो कारण है या नेचुरल कॉज, है ना। फिजिकल कॉज और नेचुरल कॉज का मतलब होता है नेचर में जो भी चीजें हो रहे हैं, है ना, जो भी चीजें हो रहे हैं हम देख रहे हैं, करते हुए, है ना, वो फिजिकल कॉज होता है। द फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज, फोर्स वो फिजिकल कॉज है जो कि चेंज करते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं उसके साइज को, शेप को, या स्टेट ऑफ रेस्ट को। यानी कि अगर बंदा रेस्ट में है उसे स्टेट ऑफ रेस्ट कहा जाता है, उसे मोशन में लाने की कोशिश करता है, या फिर स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे और लिख लीजिए, और ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास, है ना, फिजिक्स में दो स्टेट होता है हमेशा, एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, एक होते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, एक होता है स्टेट ऑफ मोशन, है ना। ऑब्जेक्ट के पास दो स्टेट होते हैं, एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो बंदा रुका होगा या फिर मोशन कर रहा होगा। अगर रुका हुआ है तो उसे स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं, अगर बंदा मूव कर रहा है या चल रहा है तो उसे हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ मोशन। और यहाँ पे स्टेट लिख लीजिएगा, हमें यहाँ से हमने जोड़ दिया था, यहाँ पे आप स्टेट लिख लीजिएगा, है ना, स्टेट ऑफ द मोशन, स्टेट ऑफ द मोशन। वीडियो पॉज करके एक बार ये डेफिनेशन नोट डाउन करिए। ये हमारा एडवांस डेफिनेशन है, जिसे इसमें हमने फोर्स की सारी बातें कर रखा है ना, फोर्स क्या कर सकता है, लगभग चीजें इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो चलिए हम इसे इरेज करने जा रहे हैं, अब समझते हैं, है ना। पहला टॉपिक ये था हमारा इंट्रोडक्शन, है ना, फोर्स के बारे में, कि फोर्स क्या होता है, यही हमें जानना था, और आपने जान भी लिया इन चीजों को। अब जो है हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो सेकेंड टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स, है ना। क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स है वो, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो हमने अभी यहाँ पे फोर्स का डेफिनेशन, है ना, देख लिया कि फोर्स क्या होता है ना, फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, सारी चीजें हमने बात कर ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक। इसका सेकेंड टॉपिक है, क्या था, टाइप्स ऑफ फोर्स। हम इसे ऐसे लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स into two
टू कैटेगरीज, इनटू टू कैटेगरीज। फोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो है वह है कांटेक्ट फोर्स। पहली कैटेगरी जो है उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, और जो दूसरी कैटेगरी है उसे हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, पहली कैटेगरी को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं और दूसरी कैटेगरी के फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जितनी भी फोर्सेस है इसी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। सबसे पहले ये देखते हैं, है ना, पहली चीज है ना, हेडिंग लगाओ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स में लिखिए कांटेक्ट फोर्स, दिस फोर्स आर प्रोड्यूस, दिस फोर्स आर प्रोड्यूस और experienced these forces are produced or experienced by the one object when comes in contact with another object, डेफिनेशन क्लियर होगा, है ना। क्या कह रहे हैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में? ये वो फोर्स है ना। कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट में आके फोर्स लगाए, है ना, फिजिकली कांटेक्ट हो दोनों के बीच में, तब जब फोर्स लगाता है तो हम उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था आपको कि आप जब भी मार्केट जाते हो, मान लीजिए शॉपिंग करने गए हैं, तो आप क्या करते हो कि वहां पे एक गेट पे लिखा होता है पुश या पुल करना, तो आप उसे गेट को पकड़ते हो, है ना, अपने हाथ से पकड़ लेते हो, फिर पुश या पुल करते हो। जब पकड़ रहे हो अपने हाथ से तो आपका हाथ गेट के हैंडल से कांटेक्ट बना रहे हैं, तब जाके आप फोर्स लगा पाते हो। ठीक है, तब जाके फोर्स लगा पाते हो। तो भाई कांटेक्ट, वो फोर्स जो है आपका कांटेक्ट फोर्स है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल हो गया मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स यानी हमारे मसल्स से जो फोर्स हम लगाते हैं वो मस्कुलर फोर्स है। जैसे गेट को हमने धक्का दिया, ये एक मस्कुलर फोर्स है। दूसरा जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, एक कांटेक्ट फोर्स है ना। फ्रिक्शनल फोर्स, पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए फिर इन चीजों को हम समझेंगे, है ना। एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, एग्जाम्पल, है ना। सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिख लो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल, ये सब समझेंगे, पहले लिखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तीसरा होता है टेंशन फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। और चौथा होता है स्प्रिंग फोर्स, फोर्स इन स्प्रिंग या स्प्रिंग फोर्स, है ना। और वो पांचवा जो होता है उसे मस्कुलर फोर्स बोल सकते हैं, वो आपको पता है, बस ऐसे ही याद रख लीजिए कि मसल्स की वजह से जो फोर्स लगता है। इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर इनको हम समझते हैं कि ये सारे फोर्स क्या है सर, है ना। ये सब के सब कांटेक्ट फोर्स है और ये क्या होते हैं अभी समझते हैं, है ना। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, है ना। हम इरेज करने जा रहे हैं, एक और बार हमने मौका दिया है कि वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम इरेज करने जा रहे हैं, चलिए आपने कर लिया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, है ना। एक है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आके फोर्स लगाते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोला जाता है, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। ये कांटेक्ट फोर्स है। वहीं पे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, वो भी कांटेक्ट फोर्स है। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में होते हैं, वो भी हमारे लिए एक कांटेक्ट फोर्स है। और साथ ही साथ हमने आखिर में लिखाया था एक और फोर्स, और वो है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। वो भी हमारा क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। चलो, तो पहले हम देखते हैं पहला एग्जांपल जो हमने दिया था वो क्या है। वो आपको मैंने क्या बताया था अभी? कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन लिख दीजिए, है ना। फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अगर कोई पूछेगा तो ये क्या होता है, ये पहले लिख लो, है ना, तभी हम समझाएंगे। पहले लिखिए आप, इसे लिखिए। व्हेन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर
rough surface, when object slides over rough surface, when object slides over rough surface, a force start acting on an object just opposite to the direction of motion along the surface in contact. क्या मतलब है सर? तो आप समझो पहले इन चीजों को। फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, या फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है। ये कांटेक्ट फोर्स कब एक्ट होते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रफ सरफेस से स्लाइड होना स्टार्ट होता है, यानी जब वो मूव करना स्टार्ट होते हैं, तब एक फोर्स वहां पे लगना स्टार्ट हो जाता है। तब वो जो फोर्स है लगना स्टार्ट हो जाता है जस्ट मोशन के अपोजिट, है ना। वो फोर्स कैसे एक्ट होते हैं? जस्ट मोशन के अपोजिट एक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। वो किधर लगता है? जो सरफेस रफ सरफेस के साथ, है ना, कांटेक्ट में होगा, ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा रफ सरफेस के कांटेक्ट में होंगे, उस हिस्से पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे देखिए, एक फिगर से समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक सरफेस है, या मान लीजिए ये ग्राउंड है ना, एक रफ ग्राउंड है, और रफ ग्राउंड को ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। ये रफ ग्राउंड है, और इसके ऊपर एक मैंने बॉक्स रख रखा है ना, बॉक्स रख रखा है ग्राउंड के ऊपर, और इस बॉक्स को मैं स्लाइड कर रहा हूं। मैं इस बॉक्स को इस रफ सरफेस से स्लाइड कर रहा हूं, तो बॉक्स को मैं इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूं, है ना। मोशन इधर हो रहा है, बॉक्स का मोशन इधर हो रहा है, तो बॉक्स इधर मूव कर रहा होगा, है ना, इधर चल रहे होंगे, इधर पोजीशन चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही इधर मूव करना स्टार्ट करेगा इस रफ सरफेस पे, तो इसका जो निचला हिस्सा है, यानी इसका, है ना, रफ सरफेस, मतलब एक तो सरफेस हो गया, सरफेस का ऊपरी हिस्सा, और ये बॉक्स का, है ना, बॉक्स का निचला वाला हिस्सा, है ना। मान लीजिए ये इधर बना के बताते हैं, ये बॉक्स है, ये निचला हिस्सा हो गया बॉक्स का, है ना। ऑब्जेक्ट अगर इधर मोशन करेगा तो बॉक्स के ऊपर, इसके ऊपर, है ना, बॉक्स का इस सरफेस के ऊपर, है ना, इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगेगा, है ना। बॉक्स अगर इधर मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेंगे, है ना, इस सरफेस पे एक फोर्स लगेंगे, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन का डायरेक्शन यही होता है, यहां भी हम बना सकते हैं, यानी इधर जो लग रहा है, क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लगेगा। इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेंगे, है ना, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन का काम होता है मोशन को रेजिस्ट करना, है ना, मोशन स्पीड को डिक्रीज करना, ठीक है, मोशन को रेजिस्ट करना, हम ये कह सकते हैं। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहलाता है। ये खुद ब खुद एडजस्ट होते रहते हैं, है ना, ये खुद ब खुद एडजस्ट होते रहते हैं। अच्छा, ये चीजें तो हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम बस कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल देख रहे हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डब्बा है जो रफ सरफेस पे रखा हुआ है, उसका मोशन आगे की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट एक्ट होता है। यहाँ पे देखो, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर इधर आगे हो रहा है मोशन, तो इसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेंगे? अलोंग द सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस, इस सरफेस के साथ, ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, उसी के ऊपर फ्रिक्शन लगेंगे। यहाँ पे हमने दिखा रखा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम इरेज करने जा रहे हैं। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम इरेज कर रहे हैं। अब हमारे पास एक और फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वो क्या होता है वो समझते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक सपोर्टिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? सपोर्टिंग फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक सपोर्टिंग फोर्स है। जैसे पहले लिखिए, सेकंड, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इट इज अ supporting force, it is a supporting force perpendicular to the surface in contact। नॉर्मल फोर्स एक सपोर्टिंग फोर्स है, और ये एक्ट कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। मान लीजिए कि, है ना, ये हमारे पास एक सरफेस है ना, ये मान लीजिए टेबल का हिस्सा है, और टेबल पे एक किताब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बुक रखा हुआ है ना, ये बुक है, ठीक है।
अगर ये टेबल नहीं होता, जैसे इससे समझते हैं ना, पेन से एक एग्जांपल समझते हैं, ये है हमारे पास, अगर ये मेरा पाम है, क्या है ये मेरा पाम है, ठीक है, दिख रहा है। अगर ये पाम नहीं होता, मान लीजिए ये पाम नहीं होता, तो ये पेन क्या होता, ये जो मार्कर है ये नीचे गिर जाते है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये किधर गिर जाता है, नीचे गिर जाता है ना, ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, जैसे ही छोड़ूंगा ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा, गिर जाता है। और लेकिन जब हम ये लगाते हैं, है ना, पाम, उसके ऊपर ये पेन रख दें उसी पोजीशन पे, तो ये मार्कर जो है नीचे नहीं गिरता, है ना, ये मार्कर नीचे नहीं गिरता। तो यहाँ पे इस मार्कर को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, इस मार्कर को सपोर्ट मिल रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है, तो ये पाम, मेरा ये वाला पाम सपोर्ट कर रहा है इस मार्कर को, है ना। अगर ये पाम ना होता तो मार्कर नीचे गिर जाता, ठीक है। मार्कर अगर नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि ये पाम जो है इस मार्कर के, है ना, सरफेस को, इस मार्कर को सपोर्ट कर रहा है ना। इसकी खुद की वेट है ना, फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स इसे नीचे ले जा रहा है, और इस हथेली ने, इस पाम ने इसके ऊपर एक उतना ही फोर्स दिया होगा, है ना, ऊपर के डायरेक्शन में। अगर नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स आ रहा होगा, वो सपोर्टिंग फोर्स होगा, और वो फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जैसे ये पेन है ना, ये सरफेस इसका कॉन्टेक्ट में है, इसके सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर वो फोर्स लगता है, जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लगते हैं। जैसे हम अभी फिगर से बता रहे हैं, जैसे ये है हमारे पास, अगर ये सरफेस ना होता तो ये बॉक्स नीचे ग्राउंड पे गिर जाता, ये सरफेस ना होता टेबल का तो ये बॉक्स या बुक नीचे गिर जाता, है ना। क्यों गिरता, क्योंकि इसका खुद का वेट है ना, वेट ऑफ बॉक्स की वजह से, वेट ऑफ बॉक्स, है ना, बॉक्स का कुछ ना कुछ वेट है, उसकी वजह से ये नीचे गिर जाता। अगर नीचे नहीं गिर रहा, इसका मतलब है कि ये जो टेबल का सरफेस है इस बुक को सपोर्ट कर रहा होगा, है ना, एक फोर्स से, और वो फोर्स का डायरेक्शन जो होता है, और वो फोर्स का डायरेक्शन इन्होंने बता रखा है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर, यानी सपोर्टिंग फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस इन कांटेक्ट, यानी जो सरफेस कांटेक्ट में है ना, जो सरफेस, ये वाला सरफेस कांटेक्ट में, ये वाला सरफेस कांटेक्ट में, ये वाला सरफेस किसमें है, कांटेक्ट में, है ना, ये वाला सरफेस, उसके परपेंडिकुलर एक्ट होंगे, है ना, उसके परपेंडिकुलर, ये देखो एक परपेंडिकुलर फोर्स है ना, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, इसी फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। इसका डायरेक्शन जरूर याद रखिएगा कि नॉर्मल रिएक्शन जो है एक सपोर्टिंग फोर्स है, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है इन कांटेक्ट। जो भी सरफेस कांटेक्ट में है ना, जब भी कांटेक्ट में आएगा दो सरफेस, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, और वो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन जो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगे। इतना नोट डाउन करिए, है ना, वीडियो पॉज करके फिर आगे बताते हैं। चलिए, तो आपने कर लिया होगा, हम मिटा रहे हैं। अब मेरे पास कौन सा फोर्स है, अब मेरे पास स्ट्रिंग वाला फोर्स है ना, फोर्स इन स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स के बारे में लिखिए। टेंशन फोर्स, ये थर्ड तरह का फोर्स है, टेंशन फोर्स, टेंशन, टेंशन, टेंशन। when a heavy block is hanging from ceiling यानी छत, from ceiling, when a heavy block is hanging from a ceiling by a string यानी धागा या रस्सी, by a string, then string is in tension, string is in tension। तब जो स्ट्रिंग में होगा क्या होगा, टेंशन होगा, है ना, तब जो स्ट्रिंग में होगा टेंशन होगा। एक फिगर से समझिए, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, सीलिंग है ना, ये क्या है हमारे पास, छत है, ये है सीलिंग, ठीक है। इस सीलिंग से मैंने, इस सीलिंग में एक रस्सी बांध रखा है, या फिर ऐसा मान लो इस सीलिंग में हमने एक क्या बांध रखा है, धागा बांध रखा है, उसे ऐसे लटका रखा है, और इस धागा को, है ना, इस धागा से हमने एक बॉक्स बांध रखा है। क्या बांध रखा है, एक बॉक्स बांध रखा है, हैवी ब्लॉक बांध रखा है, ठीक है, हैवी ब्लॉक बांध रखे हैं, ठीक, हैवी ब्लॉक बांध रखे हैं। तो जैसे ही मैं इस हैवी ब्लॉक को बांधा हूं, इसका खुद का वेट होगा कि नहीं, इस बॉक्स का खुद का वेट होगा कि नहीं, बिल्कुल होंगे सर, है ना। अगर ये रस्सी मैं नहीं बांधता, है ना, ये जो रस्सी है या स्ट्रिंग है, इसे अगर नहीं बांधता तो बॉक्स जो है ग्राउंड पे गिर जाता है। ये मान लो ग्राउंड है, क्या है ये, ग्राउंड है, तो बॉक्स कहां पे गिर जाता, ग्राउंड पे गिर जाता। ये ग्राउंड पे नहीं गिर रहा, ये ग्राउंड पे गिर रहा है क्या, नहीं, रस्सी से बांधने के बाद बॉक्स ग्राउंड पे गिरता है क्या, नहीं गिरते हैं। तो इसका मतलब है कि इस भाई साहब को जो ग्रेविटी की वजह से वेट है, वो तो इसे नीचे खींच रहा है, वेट, इसका खुद का वेट जो है, वेट की वजह से ये नीचे जाना चाह रहा है ना, अर्थ ग्राउंड के ऊपर जाना चाह रहा है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाना चाह रहा है ये बॉक्स, है ना। जैसे ये कैप है, कैप को छोड़ेंगे तो किधर जाएगा भाई, नीचे जाएगा, ग्राउंड पे। क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका खुद का वेट है जो ये नीचे ले जा रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये नहीं जा रहा, इसका मतलब ये है कि
कहीं ना कहीं स्ट्रिंग ने इसके ऊपर इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा, इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा, है ना, इतना ही फोर्स किधर लगाया होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा। यानी स्ट्रिंग ने इतना ही फोर्स लगाया होगा ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, तभी तो ये नीचे नहीं जा रहा है ना। और वही फोर्स जो स्ट्रिंग लगा रहा है इस ब्लॉक को, है ना, इस ब्लॉक के वेट के बराबर, ताकि ये नीचे ना जाए, उसी फोर्स को हम टेंशन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं। स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है दैट फोर्स इज टेंशन, है ना। टेंशन फोर्स एक रीस्टोरिंग फोर्स है, इट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। यह एक रीस्टोरिंग फोर्स है, टेंशन फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स। ये एक तब होता है जब कोई मान लीजिए कि हैवी ब्लॉक उसमें बांध दिया है, तो हैवी ब्लॉक का जो भी वेट है ना, हैवी ब्लॉक का जो भी वेट है उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर में डेवलप हो जाता है, दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज टेंशन। यानी टेंशन फोर्स हमेशा स्ट्रिंग के अंदर डेवलप होते हैं। टेंशन फोर्स, जो स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है रीस्टोरिंग फोर्स, उसी का नाम टेंशन है, उसी का नाम क्या है? टेंशन फोर्स है। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, समझ में आ ही गया होगा। चलो, तो आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, हम मिटाने जा रहे हैं। अब जो है आखिरी एक और फोर्स हमने लिया है, वो है स्प्रिंग फोर्स, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स किस में लगेगा? स्प्रिंग में लगता है ना। इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, वो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, हमारे पास जो चौथा फोर्स है वो है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, आपने देखा होगा कि स्प्रिंग को जब आप क्या करते हो, एक हाथ में स्प्रिंग पकड़ के दूसरे हाथ से जब आप खींचते हो, तो आप क्या, जब आप खींच रहे होते हो तो आपको क्या फोर्स फील होता है हाथ के ऊपर, है ना, कि मतलब इधर खींच रहे हो तो आपको फोर्स फील होगा जस्ट अपोजिट की कोई मेरे हाथ को इधर भी खींच रहा है ना। वो जो आपको फील हो रहा है कि इस डायरेक्शन में भी मुझे खींचा जा रहा है मेरे हाथ को, वही स्प्रिंग का फोर्स है मेनली, वही क्या है? स्प्रिंग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जितना आप स्प्रिंग को खींचोगे, आपने देखा होगा कि उतना ही ज्यादा आपकी एनर्जी, यानी उतना ही ज्यादा आप फोर्स लगाते हो बाहर की डायरेक्शन में, है ना। जितना खींचोगे स्प्रिंग में उतनी ज्यादा फोर्स डेवलप होगा आपके जस्ट अपोजिट हाथ को खींचने के लिए, है ना। मतलब ये है कि स्प्रिंग को हम जितना डिस्प्लेस करेंगे उसके नॉर्मल पोजीशन से, डिस्प्लेस का मतलब आगे बढ़ाना, पोजीशन चेंज करना, स्प्रिंग का जितना हम पोजीशन चेंज करेंगे उतनी ही ज्यादा इसके अंदर में फोर्स डेवलप होगी, है ना, उतनी ही ज्यादा क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स बनेगा। आपने ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा, है ना, अगर क्या है तो आपको फील आया होगा ये चीजें। तो लिखिए, व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड यानी दबाना, जब स्प्रिंग को हम दबाते हैं तब भी बाहर की ओर, जैसे हम स्प्रिंग को दबा रहे हैं, कर दबाया, तो जैसे ही हम छोड़ते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है? मान लो स्प्रिंग को एक हाथ में पकड़ रखा, मैंने दबा दिया, जैसे ही छोड़ेंगे, है ना, जैसे ही छोड़ेंगे दबा के, तो क्या होगा? स्प्रिंग अपना पोजीशन को गेन करने के लिए ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ता है, अपना जो भी पोजीशन था उसका ओरिजिनल पोजीशन, उसे वापस लेने के लिए ये क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहां से हम फोर्स फील कर सकते हैं। या मान लीजिए स्प्रिंग को बांध रखा है, आपने खींच दिया, है ना, स्ट्रेच कर दिया, कंप्रेस की जगह क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया। फिर आप जब छोड़ोगे, है ना, स्प्रिंग को, तो क्या होगा? स्प्रिंग फिर से अपना पोजीशन यानी नॉर्मल पोजीशन गेन करने के लिए वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ये आपने गौर किया होगा। व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड, व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच, the restoring force is developed in spring, and that force is directly proportional to the displacement। जैसे फिगर से समझिए कि मान लीजिए ये है हमारे पास एक वॉल, इसमें मैंने स्प्रिंग को बांध रखा है ना, स्प्रिंग को बांध रखा है। ये हमारे पास एक स्प्रिंग, ठीक है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग ऐसा ही होता है ना। स्प्रिंग का अभी ये जो पोजीशन है, अभी इसे नहीं खींचा गया है, ना ही दबाया गया है ना, ना ही स्ट्रेच किया गया है, ना ही कॉम्प्रेस किया गया है। तो इस कंडीशन में जब ये नहीं करते हैं तो इसके कंडीशन को हम नॉर्मल पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसका? नॉर्मल पोजीशन। अभी स्प्रिंग किस में है? नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल कंडीशन में है ना। और नॉर्मल कंडीशन यानी जब इसमें ना तो कोई कंप्रेशन हुआ है, ना ही इसे स्ट्रेच किया गया है। और तब जो स्प्रिंग की लेंथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल लेंथ। क्या कहते हैं? नेचुरल लेंथ कहते हैं, नेचुरल लेंथ। तब जो स्प्रिंग के पास लेंथ होता है
उस लेंथ को हम नेचुरल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, जो भी, ठीक है। अब मान लीजिए स्प्रिंग को, है ना, मान लीजिए यही है ना, यही वॉल है, सेम टू सेम चीज है, यही चीज है। यहाँ पे मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? स्ट्रेच। यानी जब आप स्ट्रेच करते हो स्प्रिंग का, आपने देखा होगा कि शेप भी बिगड़ जाता है इस तरह से, ना। आपने मान लीजिए स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच जैसे ही करते हैं, आपने इधर पुल किया है ना, पुल किस डायरेक्शन में किया? आपने इस डायरेक्शन में पुल किया, यानी हाथ लेके ऐसे खींच रहे हो, खींच के इधर, यानी पुल किया, ठीक है, खींचे हो। तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। स्प्रिंग के अंदर क्या वो डेवलप हो जाते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि ये अपना नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल कंडीशन को दोबारा गेन करना चाहता है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में डेवलप होता है, जिस डायरेक्शन में हम पुल करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। यानी कि अगर हम आगे अपना फोर्स लगाए हैं तो स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हुआ होगा, स्प्रिंग फोर्स जिसे कहेंगे, है ना, वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट, आगे इसके अपोजिट स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। यहाँ पे क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। यह स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, है ना। जैसे ही आप छोड़ोगे, है ना, जैसे ही हाथ से ये पुल वाला कंडीशन हटाओगे, इस फोर्स की वजह से ये बंदा वापस ऐसे कंडीशन में आने की कोशिश करेंगे, है ना, सख्त से अंदर आ जाता है। आता है कि नहीं आता? बिल्कुल। अब मान लीजिए एक और कंडीशन इसी का, है ना, मान लीजिए कि हमने स्ट्रेच ना करके कंप्रेस कर दिया, है ना, कंप्रेस, मान लो कि कंप्रेस हमने कर दिया, हमने इसे दबा दिया, है ना, ये दबा दिया हमने, मतलब स्प्रिंग को पकड़ा, ये वाले कर दबा दिया, यहाँ पे आ जाएगा, कर दबा दिया, यहाँ से था स्प्रिंग, इतना दबा दिया, यहीं पे था ना, ये मैं डॉटेड बना दे रहा हूँ स्प्रिंग, ताकि हमें पता है इसका पोजीशन नॉर्मल वाला ये है, यहाँ से मैंने दबा दिया, कर, है ना, अंदर चला गया। यानी कि हम इसे क्या कर रहे हैं? इधर पुश कर दिया हमने, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग को पुश किए, है ना, पुश किए हैं। और जब इस डायरेक्शन में हमने पुश किया है तो स्प्रिंग फोर्स किधर? हाथ पे मान लीजिए हाथ से मैंने इधर पुश किया, तो हाथ के ऊपर स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा? जस्ट अपोजिट, है ना, जस्ट अपोजिट। यानी स्प्रिंग जो है जस्ट अपोजिट इधर फोर्स लगा रहे होंगे, है ना, इसे हम स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जितना स्प्रिंग को खींचोगे यहां से, है ना, इसके नॉर्मल पोजीशन से आप स्प्रिंग को जितना खींचोगे या दबाओगे, है ना, खींचोगे, स्ट्रेच करोगे या दबाओगे, उतनी ही ज्यादा आपको, है ना, स्प्रिंग फोर्स फील होने वाली है। जब आप मान लो कि यहां तक खींचते हो तब जो फोर्स फील होगा, है ना, फिर आप मान लीजिए यहां तक खींचते हैं तब फिर जो फोर्स फील होगा, ये फोर्स यहाँ वाले का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ वाला, ठीक है। तो हम ये बातें लिख सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स यानी FSP, है ना, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल बोला जाता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। इसका नॉर्मल पोजीशन से स्प्रिंग को कितना डिस्प्लेस करवाया गया है? ये नॉर्मल पोजीशन है, मान लेते हैं नॉर्मल पोजीशन से स्प्रिंग को x डिस्प्लेस करवाया गया, कितना? x डिस्प्लेस करवाया गया, या d डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? d इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, है ना, डिस्प्लेस करवाया गया है स्प्रिंग को, d डिस्टेंस डिस्प्लेस करवाया गया आगे। और यहाँ पे इसके नॉर्मल पोजीशन से स्प्रिंग को कंप्रेस कितना करवाया गया है? ये भी देख सकते हैं, कंप्रेस यहाँ तक हुआ है ना, ये भी मान लेते हैं d डिस्टेंस से क्या करवाया गया है? कंप्रेस करवाया गया है ना, d डिस्टेंस कंप्रेस करवाया गया है। तो कितना कंप्रेशन हुआ है या एक्सटेंशन हुआ है स्प्रिंग का, है ना, स्प्रिंग फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना उसका कंप्रेशन या एक्सटेंशन हुआ है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो भी अगर हम डिस्प्लेसमेंट इधर करवा रहे हैं तो फोर्स स्प्रिंग का किधर लगता है? इधर, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का इधर करवाए हैं तो फोर्स किधर लग रहा है? इधर। तो मैं यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रख दूंगा, है ना, नेगेटिव साइन रख दूंगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट इधर, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स स्प्रिंग का इधर, फोर्स स्प्रिंग का इधर, तो ये इसलिए हमने नेगेटिव साइन रख दिया यहाँ। आई होप कि आपने समझ लिया ये चीजें, है ना। एक बार मैं वीडियो चेक करता हूँ जब तक आप ये नोट डाउन कर लो। अब आखिरी एक टॉपिक देखना है इसमें, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या देखना है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स देखना है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स देखने हैं हमें, ठीक है। तो हेडिंग डालिए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है विदाउट टच, विदाउट कॉन्टेक्ट, है ना, कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, तब जो फोर्स लगता है तब वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाते हैं। लिखिए इसमें, दिस फोर्सेस आर एक्ट when object these forces are act when object are not in contact
कांटेक्ट, इसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता तब ये फोर्स एक्ट होते हैं, इसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर देखें नॉन कांटेक्ट फोर्स का, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल यानी अर्थ की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इसे छोड़ूंगा, है ना, मैं इसे जब छोड़ूंगा तो ये बताओ, इसके ऊपर ऐसा तो कोई हाथ निकल के आ नहीं रहा है अर्थ के अंदर से कि इसे पकड़ के फिर नीचे ले जा रहा है, नहीं, ये खुद ब खुद नीचे आ रहे हैं, खुद ब खुद नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है ना, कोई भी, जैसे हम कांटेक्ट फोर्स में ये देखा था कि हम जब पुश या पुल कर रहे हैं तो अपना हाथ लगाना पड़ा था गेट के हैंडल में, तभी वो पुश और पुल होते थे, है ना। तो ये लेकिन नहीं, इसमें कोई हाथ वाथ नहीं लगाए, बस यहाँ से जस्ट छोड़ेंगे ये नीचे आ जाएगा। यानी ये नीचे क्यों आ रहा है? बिकॉज अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ इसे क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और दैट फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना, यही नॉन कांटेक्ट फोर्स है। सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या होता है? फोर्स ड्यू टू चार्ज, फोर्स ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाते हैं। फोर्सेस ड्यू टू चार्ज, है ना, फोर्स ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से जो फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और ये भी दूर दूर से ही हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब हुआ पुश कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, पुल करेंगे, ठीक है, पुल करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूर से ही एक्ट होता है, ये डिस्टेंस फोर्स भी कहलाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है आपका मैग्नेटिक फोर्स, और ये तो आपने एक्सपेरिमेंट कर ही रखा होगा। मैग्नेट लेके कितने बच्चे ने दूर दूर से ऐसे करके, है ना, एक मैग्नेट यहाँ रखते हो, दूसरा मैग्नेट यहाँ, और धीरे धीरे करीब लाते हो कि कहाँ तक से ये मैग्नेट अट्रैक्ट हो जा रहा है, फिर आप उसे अट्रैक्ट कर लेते हो। या फिर आप कभी कभी ऐसा होता है कि वो रिपेल हो रहा है ना, दूर से ही वो भाग रहे हैं, जिधर जिधर हम ले जाना चाहते हैं उधर उधर भाग रहा है। इसी तरह से भागता है कि नहीं भागता है? ऐसा तो नहीं होता है कि दोनों मैग्नेट को चिपका के उसके बाद हम ले जाते हैं, दूर दूर से ही हो जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स, इसमें क्या है? मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, इसमें ऐसे लिख लो, फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक, फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेट के दो ही पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। अगर नॉर्थ पोल आता है तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट में आगे अट्रैक्ट नहीं होता है, वो रिपेल होते जाते हैं, रिपेल होते जाते हैं, है ना। साउथ है तब भी रिपेल होते जाते हैं। नॉर्थ साउथ है तो यहाँ पे मैग्नेट को रखोगे, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। हाथ से एक मैग्नेट को पकड़ के रखते हो, ये मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाता है, ये मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो दूर से ही काम हो गया, है ना। फोर्स जो फील कर रहा है दूसरा वाला मैग्नेट, ये दूर से ही फील कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि इस मैग्नेट से हाथ निकला फिर इसे पकड़ के ऐसे उठा के यहाँ पे ले आए, नहीं, है ना, ऐसा नहीं। तो हम इस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटी चैप्टर ही है 9th क्लास में, उसमें इन डिटेल हम पढ़ेंगे ही। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, बस इसका। तो चलिए इतना नोट डाउन करिए वीडियो पॉज करके, है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। चलो हम इरेज करने जा रहे हैं, गुड। सबसे पहले आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत चीजें समझो, या फिर हम इसे ऐसे भी समझा सकते हैं 5 मिनट में, है ना। देखो कि मैटर क्या होता है ना। सबसे पहले समझिए मैटर क्या होते हैं। मैटर का डेफिनेशन अगर पूछूं तो आप ये बताओगे कि कोई भी चीज जो जगह घेरता हो, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिसके पास मास होता है और वो जगह घेरते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जैसे हम लोगों की प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि हम है, हमारे पास 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 कान है ना, और सभी चीजों का, सभी ऑर्गन, सभी चीज का अपना अपना फंक्शन है। जैसे ये 2 आंख है, ये 2 आंख से हम देखने का काम करते हैं, है ना। ये 2 कान जो है हमारे पास, इन दोनों कान से हम सुनने का काम करते हैं। तो इसी तरह से मैटर के पास भी 2 प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज है कि इसके पास मास होता है। क्या होता है? इसके पास मास होते हैं, ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज है। और दूसरा, इसके पास चार्ज होता है। मैटर के पास क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। एक तो मास होते हैं, दूसरा चार्ज होते हैं। मास और चार्ज ये दोनों प्रॉपर्टी है मैटर का। जितने भी मैटर हैं उसके पास मास भी होते हैं और चार्ज भी होते हैं, ठीक है।
चार्ज और मास। अच्छा, जब मैटर के पास मास वाली प्रॉपर्टी होती है ना मैटर के पास जब ये वाली प्रॉपर्टी होता है, जैसे हमारे पास आंख है, आंख इंसान की प्रॉपर्टी है, तो आंख की वजह से हम देखते हैं, जब मास मैटर के पास होता है ना, इस प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार करता है। ये क्या तैयार करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मास की प्रॉपर्टी की वजह से है ना मैटर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, और चार्ज वाली प्रॉपर्टी की वजह से मैटर क्या करता है? जैसे काम क्या है? सुनना। इसी तरह से चार्ज वाली प्रॉपर्टी जो है मैटर के पास, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी देखे थे, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यहां पे लिख लीजिए ये चीजें। मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it shows gravitational field और फोर्स। मास यानी जितनी भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, इससे हम ये कह सकते हैं कि जितना भी दुनिया में ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, उसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। यस है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि जितने भी मैटर हैं उन सबके पास मास है, और मास की प्रॉपर्टी जब होगा तब भाई साहब ग्रेविटेशनल फील्ड होंगे वहां पे, ठीक है, ये वाला फील्ड डेवलप होगा। जैसे चाहे आदमी का आंख हो या जानवर का आंख हो, दोनों का काम है देखना, ठीक है, दोनों का काम क्या है? देखना ही है। चाहे किसी कीड़े का आंख हो, उसका भी काम है देखना। तो इसी तरह से मास कहीं भी होगा, कंडीशन ये है कि मास होना चाहिए, ठीक है, मास जहां भी होंगे, और उस मास की वजह से जो फील्ड तैयार होता है, दैट फील्ड या फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स, ठीक है। इसी तरह से चार्ज के बारे में, चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी है, तो ये लिख लीजिए, चार्ज इज द property of matter, charge is the property of matter due to which it shows electric field and magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। सबसे पहली चीज है ये, पहले आप तो नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करके, है ना, वीडियो पॉज करके आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। हम जा रहे हैं इधर, बीच में आ रहा हूँ अभी, बिल्कुल। तो चीजें क्या है यहाँ पे, अभी जो हमने ये चीजें हमने बताया आपको, ये मैटर के ऊपर ही है। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, करंट वगैरह देखते हैं बनते हुए, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का अट्रैक्शन रिपल्सन देखते हैं, है ना, ये सारी चीजें मैटर ही करता है। मैटर के पास चार्ज वाली प्रॉपर्टी होता है, इसी तरह से मैटर के पास मास भी होता है, और मास वाली प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या शो करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। जैसे हम हैं, आप हैं, ये कैमरा है, ये सारी चीजें, ये सारा ऑब्जेक्ट, है ना, इसके पास मास है, तो इसके पास क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। और अर्थ एक बहुत बड़ा मास रखा हुआ है, तो अर्थ के पास बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी ये है कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। हम और आप, है ना, मैं हूं या ये कैमरा है, मैं कैमरा को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूं अपनी तरफ, है ना, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, बट मेरा फोर्स इस अर्थ के कंपैरिजन में छोटा है, इसलिए हम दोनों को अर्थ ने अट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।